किसान भाइयों नमस्कार। मैं विनोद कुमार सचान आज आपकी चिंता को लेकर के बात कर रहा हूँ। हमारे देश के किसान बहुत प्रकार की फसलें बोते हैं और अलग अलग प्रकार की फसलों में अलग अलग प्रकार की उनकी समस्याएं हैं। मित्र, समस्या जब हम नेचुरल फार्मिंग पर जाते हैं, क्योंकि अभी हम रासायनिक खेती कर रहे हैं, मैकेनाइज्ड फार्मिंग कर रहे हैं, तकनीकी आधारित खेती कर रहे हैं, और कोई भी व्यावसायिक व्यक्ति जो लोग किसान के साथ बिजनेस में लगे हैं, चाहे वो किसान को निवेश बेचने वाले हों या किसान का निवेश खरीदने वाले हों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसान हमारा जब निवेश खरीदने जाता है बाज़ार में तो उसको फिक्स प्राइस पर मिलता है। अमुक फसल का बीज इतना रुपया किलो है, यूरिया का भाव ये है, डीएपी का भाव ये है, पोटास का भाव ये है, जाइम का भाव ये है। अलग अलग प्रकार के पेस्टिसाइड भी अलग अलग उनकी फिक्स प्राइस है। बाज़ार किसान को महंगे दाम पर निवेश बेचता है। और क्यों बेचता है? क्योंकि एक बहुत बड़ी लॉबी है जो किसान के साथ व्यवसाय करके अरबपति खरबपति बनने की तैयारी में है। दूसरा एक लॉबी और है जो किसान की उपज का जो भाव है उसको हैंडल करती है कि किसान का ये फसल इतने रुपए से ज़्यादा नहीं बिकनी चाहिए। जब किसान देश का ज़्यादा उपज पैदा करता है तो आप बाज़ार का समझते ही हैं कि बाज़ार में किसी भी वस्तु का जो भाव है वो इस बात पर निर्भर करता है कि बाज़ार में उसकी मांग कितनी है और बाज़ार में उसकी उपलब्धता कितनी है। अभी तो देश के सारे लोग किसानों को ये कहते हैं कि आपको पैदावार बढ़ानी, अगर आमदनी बढ़ानी है तो पैदावार बढ़ानी पड़ेगी, और पैदावार बढ़ाने के लिए आपको अच्छी किस्म का बीज प्रयोग करना पड़ेगा और संतुलित मात्रा में उर्वरक डालने पड़ेंगे, और जब कोई बीमारी लगेगी तो उसके लिए ये फफूंदनाशक डालने पड़ेंगे, और कीड़ा लगेगा तो उसके लिए इंसेक्टिसाइड डालने पड़ेंगे, और खरपतवार को ख़त्म करने के लिए ये वीडीसाइड डालने पड़ेंगे। मित्र, आधुनिक कृषि तकनीकी में हमने वो ऐसे काम किए हैं जिससे हमारी प्रकृति का पूरा सिस्टम वीक हो गया, या यूं कह लिए जो इकोसिस्टम था वो पूरा टूट गया। आज हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, और प्राकृतिक खेती की बात इसलिए करते हैं, हालांकि कई लोग अपने अपने हिसाब से बात करते हैं, उनके कुछ इश्यू होंगे, लेकिन मेरी जो बात करने का तरीका है वो कुछ अलग प्रकार का है कि मैं जब नेचुरल फार्मिंग की बात आती है तो ये बताने का प्रयास करता हूँ किसानों को कि अगर एक बार हमने प्रकृति की व्यवस्था को ठीक से समझ लिया और प्रकृति की व्यवस्था को ठीक करने की दिशा में 2 कदम बढ़ा लिए तो किसान की समस्याएं तो दूर हो ही जाएंगी। जो उपभोक्ता है, जो आपकी कृषि उपज खाता है, उसकी भी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आज ढेर सारा निवेश लगा करके किसान जो कमाता है उसका मैक्सिमम हिस्सा बाज़ार में फेंक देता है, और किसान जो उपज उगाता है उसमें चूँकि इतनी ख़राब हो चुकी है कि उसको खा करके वो उपभोक्ता बीमार होकर के अस्पताल में चला जाता है। आज मित्र, मैं प्राकृतिक खेती की बात कर रहा हूँ, ज़रा इसको गौर से समझना। कुछ भी नहीं है प्राकृतिक खेती में। हम मित्र कोई भी फसल बोएंगे, चाहे किसी प्रकार की सब्जी बोएं, चाहे किसी प्रकार का फल बोएं, चाहे किसी प्रकार का अनाज बोएं, चाहे कोई औषधि फसल बोएं, तो हम कहाँ बोते हैं? ज़मीन में बोते हैं। मित्र, ज़मीन की एक बायोडाइवर्सिटी है। ज़मीन के नीचे की बायोडाइवर्सिटी, ज़मीन के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी। बिना जैव विविधता के यहाँ कुछ भी संभव नहीं है। जाने अनजाने आधुनिक कृषि तकनीकी को अपना करके हमने संपूर्ण प्रकृति की व्यवस्था, सॉइल की फर्टिलिटी की बात करें
तो सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब हो गई। पानी की बात करें तो सरफेस वाटर ख़त्म हो गया, भूगर्भ जल का दोहन कर रहे हैं। जंगल की बात करें तो जंगल मैंने काट लिए हैं। जब सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब होती है, सॉइल की प्रॉपर्टीज़ वीक होती हैं, तो सॉइल में रहने वाले जो थलचर हैं, नाना प्रकार के थलचर हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फिर चींटी है, चींटा है, केंचुआ है, सांप है, बिच्छी है, चूहा है। जब सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब होती है तो मिट्टी में रहने वाले या मिट्टी में जीवन यापन करने वाले जो थलचर है उनकी लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। जब सरफेस वाटर ख़त्म होता है, नदी का पानी सूख जाए, जलाशय सूख जाए, तो क्या होता है कि जलचर जो है ना, जल में रहने वाले जीवों का जीवन संकट में पड़ जाता है। और जब जंगल ख़त्म होते हैं तो नभचर का जीवन संकट में पड़ता है। मित्र, इतनी सी बात है। आज मैंने सॉइल की फर्टिलिटी को ख़राब किया, थलचर यानी ज़मीन में रहने वाले जीव जंतु मर गए, पानी को ख़त्म किया या पानी में इतना खतरनाक रसायन मिला दिया तो पानी में रहने वाले जलचर ख़त्म हो गए, जंगल ख़त्म किए तो नाना प्रकार के पक्षी ख़त्म हो गए। एक वक्त था मित्रों जब मेरी सॉइल फर्टाइल थी, गांव में जलाशय थे, गांव में जंगल था, तो ज़मीन में रहने वाले नाना प्रकार के थलचर थे और जलाशयों में जलचर थे और आकाश में नभचर विचरण करते थे। आज ऐसा नहीं है। तो अब लोग जब प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो प्रकृति क्या है? अब देखिए प्रकृति क्या है। प्रकृति में ये केवल 6 चीज़ें हैं। प्रकृति में पहली चीज़ है जमीन। धरती माता को सब लोग जानते हैं कि धरती के बिना जीवन संभव नहीं है। जल ही जीवन है। जलाशय होंगे तो वर्षा का पानी रुकेगा, जलाशयों में इकट्ठा होगा, जलचर ठीक रहेंगे। जंगल नहीं है, यानी कि खेत की मेड़ों पर पेड़ नहीं है, गांव के खलिहानों में पेड़ नहीं है और पेड़ों से नफरत हो गई, तो फिर पक्षी नहीं है, जलचर नहीं है, थलचर नहीं। प्राकृतिक खेती में मैं चाहता हूं कि किसान को कोई भी निवेश न डालना पड़े और खेती हो जाए। तो जब मेरी प्रकृति क्या है, तो प्रकृति में केवल ये 6 चीज़ें हैं। भूमि है, पानी है और जंगल है, जलचर है, थलचर है, नभचर है। अगर ये इनकी व्यवस्था अपने आप में ठीक है तो मनुष्य के जीवन में कोई कठिनाई नहीं, हमारी खेती भी अच्छी हो जाती है, लागत भी नहीं लगती है और कृषि की जो उपज है उसकी टेस्ट वैल्यू भी अच्छी होती है और उसमें पौष्टिकता अच्छी होती है। आज की तारीख में मित्र जो मेरी सॉइल है, खेती हम यहाँ करते हैं और सॉइल की जो गुण हैं, गुण धर्म, सॉइल का एक अपना गुण धर्म है कि इस मिट्टी में जो ऑर्गेनिक कार्बन है, ऑर्गेनिक का मतलब है, इसको हिंदी में कहते हैं जीवांश कार्बन। जीवांश कार्बन खेती का जो मुख्य आधार है वो जमीन का जीवांश कार्बन है। लेकिन जमीन का जीवांश कार्बन, अगर जमीन में नमी नहीं है तो फिर हम जीवांश कार्बन की बात नहीं कर सकते। अगर खेत की मेड़ों पर पेड़ नहीं है तो जीवांश कार्बन का काम पूरा नहीं हो सकता। तो जमीन में चूंकि जीवांश कार्बन, मैंने बोला, हमेशा बोलता हूं कि 1% ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए। आज रह कितना गया? 0.3%। जीवांश कार्बन के कम हो जाने से, घट जाने से सारी दिक्कतें आ रही हैं और देश में जीवांश कार्बन को बढ़ाने के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं है। यूँ तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत सारे उपाय किए गए पिछले 20 साल पहले।
आज नेचुरल फार्मिंग का विषय आ गया, तब भी लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन कोई आवाज़ ये नहीं उठाता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग का मतलब है कि सॉइल का ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा हो जाना। यानी सॉइल में अगर मैं ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा कर दूं तो किसान की सारी मुश्किलों का समाधान अपने आप हो जाएगा। जंगल में ये होता था, जंगल में आज भी हो रहा है। जंगल में क्या है, जंगल की सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन कहीं 1% है, कहीं 2% है, कहीं 3% है, बस। जंगल में ह्यूमस की मात्रा चूँकि 2-3%, 1% से अधिक है, इसलिए हमारे जंगलों में जितनी भी क्रॉप्स हैं, हम तो अपने खेत में 2 या 3 या 4 प्रकार की फसलें बोते हैं, लेकिन जंगलों में तो बहुत सारी प्रकार की फसलें हैं। बड़े बड़े वृक्ष हैं, वृक्षों के नीचे कई प्रकार की झाड़ियां हैं, झाड़ियों के नीचे कई प्रकार की ग्रासेस हैं, और सबकी पैदावार अच्छी है। किसी को पानी नहीं चाहिए, किसी को फर्टिलाइजर नहीं चाहिए, कोई बीमारी नहीं लगती है और कोई कीड़ा नहीं लगता है। क्या है कि जब हम प्रकृति को समझ जाते हैं तो प्रकृति में इटसेल्फ इतनी अच्छी व्यवस्था है कि हर चीज़ें नेचर खुद मैनेज करती है। जैसे मैं कहता हूँ, किसान कहता है कि खेती मैं करता हूँ, हम खेती के केवल मैनेजर हैं। एक इंसान को एक मैनेजमेंट करना है कि हमारी सॉइल कैसे रिच रहे, हमारे क्षेत्र में, गांव में जलाशय के भंडार कैसे भरे रहें, मेरे क्षेत्र में जंगल कैसे अच्छे रहें। सॉइल अच्छी होगी, जल अच्छा होगा, जंगल अच्छा होगा तो जलचर, थलचर, नभचर सब कुछ ठीक होगा। अब ये जो पक्षी हैं, जितने भी प्रकार के पक्षी हैं, इनका पहला भोजन तो इंसेक्ट होता है। आज फसलों में नाना प्रकार के कीड़े लगते हैं, अलग अलग फसलों में अलग अलग कीड़े हैं। इन इंसेक्ट को हमारे पक्षी मैनेज कर लेते हैं, यानी पक्षियों का जो पहला भोजन है वो इंसेक्ट ही है। एक इंसेक्ट को अगर कीड़ा मिले और चावल का दाना मिले तो इंसेक्ट पहले खाएगा, चावल का दाना नहीं खाएगा। पक्षी होते हैं तो फसलों में इंसेक्ट कम लगते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कई बार ऐसा भी होता है कि पक्षी ने कीड़े खाए, उसके बाद फिर सिचुएशन ऐसा है कि पक्षियों ने मटर की फली भी खाई, बाजरे का दाना भी खाया, मक्के का दाना भी खाया। तो जब कोई पक्षी हमारे मदद कर रहा होता है तो मेरी आंखों में पट्टी बंधी होती है, और जैसे ही वो हमारी मुख्य फसल का दाना खाने लगती है तब मेरी आंखें खुलती हैं और मैंने कहा कि बाप रे बाप, पक्षी इतना नुकसान कर रहे हैं। मेरे पूर्वज कहते थे दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। और बहुत पहले तो ये भी कहा जाता था चिड़ियों के लिए कि राम की चिड़िया है, राम का खेत है, और चिड़िया तुम भर भर पेट खाओ, यानी तुमको मैं नहीं रोकूंगा क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो। तो जंगल थे तो नभचर थे, और जलचर थे तो मेंढक थे। अब देखिए जलचर मेंढक को, अब मेंढक नहीं है कहीं भी। धान के खेत में बहुत सारा इंसेक्ट लगता है, सबसे ज़्यादा खरीफ के सीजन में धान में कीड़ा लगता है। आज की तारीख में, आज के ठीक 50-60 साल पहले धान में कोई बीमारी नहीं लगती, कोई कीड़ा नहीं लगता था। कारण तब बरसात के दिनों में हर खेत में, खलिहान में, गांव में, घर में मेंढक इतने ज़्यादा थे। और मेंढक का काम क्या था? मेंढक का काम भी था इंसेक्ट को खाना, और मेंढक जहाँ पानी होता था वहीं रहता था ज़्यादा, और धान के खेत में पानी होता था, इसलिए धान के खेत में मेंढक बहुत होते थे। तो मेंढक अगर होते थे तो धान में कीड़ा नहीं लगता था। मेंढक धान के में लगने वाले कीड़ों को मैनेज कर लेता था। ये जमीन में नाना प्रकार के जीवाणु थे जो फसलों में भूमि जनित बीमारियां लगती हैं। तो भूमि जनित बीमारियों के बारे में आपने सुना है कि कुछ नेगेटिव पैथोजन हैं जिनको हम काजल ऑर्गेनिज्म के नाम से जाते हैं, कि सब अदरक में सड़न रोग इस फंगस के कारण लगता है, दलहनी फसलों में विल्ट इस फंगस के कारण लगता है, फला फसल में बीमारी इस कारण लगती है, फला फसल में बीमारी इस कारण लगती है। बीमारी आज 100 फसलें हैं और हर फसल में 2-2, 3-3 बीमारियां हैं, तो 300 बीमारियां हो गई। 300 बीमारियों को किसान, बीमारियों की समस्या के लिए अलग अलग प्रकार के उसके उपाय हैं। कोई कहता साहब केले में बीमारी, तो एक पैनिक क्रिएट किया जाता, केले में बीमारी है, अच्छा केले की बीमारी के लिए ये करना है।
अच्छा, टमाटर में बीमारी, टमाटर भी बीमारी ऐसे खत्म होगी, मिर्च की बीमारी ऐसे खत्म होगी, आलू की बीमारी ऐसे खत्म होगी, गन्ने की बीमारी ऐसे। मित्र, बीमारियां बहुत नहीं हैं, इतनी ज्यादा बीमारियां हम लोगों ने बनाई हैं। बीमारियां कुछ भी नहीं है, बीमारी एक ही कि मेरी सॉइल वीक है। तो मैं आज आपको बताता हूं कि सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन यानी ह्यूमस, सॉइल में ह्यूमस क्या बला है। ह्यूमस मित्र, ह्यूमस 3 पदार्थों से मिलकर के बना है। एक तो इसमें कार्बनिक पदार्थ होता है, कार्बनिक पदार्थ, गोबर, फसलों के अवशेष, सड़ा गला कुछ भी ऐसा जो क्रॉप से, सब्जियों से, फलों से निकलने वाला प्रोड्यूस है, जिसको जो मेरे उपयोग में नहीं है, वो सब कार्बनिक पदार्थ है। या पशुओं का मलमूत्र या मनुष्य का मलमूत्र, इसको सबको कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ जब नम होता है, इसमें नमी होती है, तो इसमें प्राथमिक डिकम्पोजिशन होता है ड्यू टू वाटर। जब कोई चीज़ सूखी ड्राई पत्ती है और पत्ती को मैं ऐसे हवा में लटका दूं तो वो कई सालों तक ऐसी ही बनी रहेगी। उसी पत्ती को मैं पानी में नमी में डाल दूं तो गलने लगती है। तो प्राथमिक डिकम्पोजिशन नमी और हवा से होता है। जैसे ही कार्बनिक पदार्थ ब्लैक कलर का होता है तो उसको कार्बन बोलते हैं। कार्बनिक पदार्थ कुछ समय के बाद कार्बन में कन्वर्ट होता है, और ये मानिए कि 100 किलो अगर कार्बनिक पदार्थ है, जब ये कार्बन बनेगा तो 58 किलो बचेगा। अब 100 किलो कार्बनिक पदार्थ में 58 किलो कार्बन बनेगा। जब ये कार्बन बन जाएगा तो इस कार्बन का जो कार्बन है वो उसको खाते हैं जीवाणु। खेत में, किसी खेत में हो सकता है, जैसे ये मैंने बोला कार्बन यहाँ पर 0.3% है। अब 1 हेक्टेयर अगर खेत है, 1 हेक्टेयर, तो 1 हेक्टेयर जो एरिया है उसका स्क्वायर मीटर में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसमें 10,000 स्क्वायर मीटर होते हैं। 10,000 वर्ग मीटर, 10,000 वर्ग मीटर की 6 इंच की मिट्टी का जो वजन है वो 20,000 कुंटल होता है। अब 20,000 कुंटल मिट्टी में अगर 1% ऑर्गेनिक कार्बन है तो उसका मतलब है उसमें 200 कुंटल ऑर्गेनिक कार्बन है, मतलब जीवांश कार्बन। लेकिन अभी तो 0.3% है। जब मिट्टी की जांच किया गया तो उसमें 0.3% निकला, तो 0.3% का मतलब हुआ 60 कुंटल है। इसके बाद मित्र, आपने CN रेशियो पढ़ा होगा कि जमीन में जो कार्बन है उसका 10 भाग अगर कार्बन है, 10 हिस्सा कार्बन है, तो उसमें 1 हिस्सा फसलों के लिए न्यूट्रिशन निकलता है। जमीन में जो जीवाणु हैं वो टोटल पदार्थ जो जमीन में है उसका ओनली 10% खा करके हर साल जीवांश बनता है। जीवांश, जीव का अंश, जीव जीवाहार। जीवांश ही, जीवाणु जब मरते हैं, ये जो जीवाणु हैं ये जब मरते हैं तो उनको जीवांश बोलते हैं। जीवों का अंश, मरे हुए जीवों का अंश, जीवांश। अब कल्पना करिए कि जब 60 कुंटल कार्बन है तो उससे केवल 6 कुंटल जीवांश निकलेगा। अगर 200 कुंटल कार्बन होता तो उससे 20 कुंटल जीवांश निकलता साल में। जब 20 कुंटल जीवांश निकलता तो मेरी फसलों को किसी भी प्रकार के फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी प्रकार के न्यूट्रिशन की कमी सॉइल में होती ही नहीं। लेकिन आज चूंकि 0.3% है तो सॉइल में नाइट्रोजन कम है, फास्फोरस कम है, पोटास कम है, ये कम है, वो कम है, वो कम है।
और जो मिट्टी में कम है, अब एक मिट्टी में जो चीज़ें कम हैं, अब पौधा ग्रो कर रहा है, ज़बरदस्ती मैंने यूरिया डीएपी डाल करके किसी प्रकार फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ा दिया और किसी प्रकार फसल का अनाज या फल या सब्जी पैदा हो गया, तो उसमें बेसिकली जो चीज़ें ज़मीन में कम थी तो वो फूड ग्रेन में कम आई, वेजिटेबल में कम आई, फ्रूट्स में कम आई। दूसरा, जब ज़मीन वीक होती है तो उसकी टेस्ट वैल्यू भी बिगड़ती है। सिंपल सी बात है कि आज मैं नाइट्रोजन, किसी भी क्रॉप में नाइट्रोजन की मात्रा तो आवश्यकता से अधिक कर देता हूँ, से जो 16 पोषक तत्व हैं उनकी इम्बैलेंस हो जाता है तो टेस्ट वैल्यू खराब हो जाती है। दूसरा, उसमें पोषक तत्व भी कम रहते हैं। अब ये मार्केट का धंधा है, दुनिया जानती है कि अगर सॉइल मेरी वीक रहेगी तो एग्रीप्रेन्योर्स का धंधा अच्छा चलेगा, सॉइल मेरी वीक रहेगी तो फूड मटेरियल ख़राब होगा तो इंसान बीमार होगा तो मेडिकल साइंस का धंधा चलेगा। हर व्यक्ति अपनी अपनी धंधे की जुगाड़ में, और किसान इस बात को समझ नहीं रहा। तो मैं अक्सर किसानों को यही चीज़ समझाता हूँ कि मित्र, प्राकृतिक खेती में जैसे मुझको कई बार किसान बोलते हैं कि साहब मैंने जीवामृत बना लिया है और मैंने ऐसे डाल दिया है। मैंने कहा मेड़ बनाई है, बोले मेड़ तो नहीं बनाई है। पेड़ लगाए हैं, पेड़ तो नहीं लगाए। हमने कहा तितली आ गई क्या वापस, बोले नहीं आई है ना खेत में। मैं कहता हूँ प्राकृतिक खेती में आपको खुद समझना है कि मेरी प्राकृतिक खेती कब होगी। जब हमारी ज़मीन में जीवांश कार्बन जो 0.3 था वो बढ़ने लगे, ज़मीन में जब जीवांश कार्बन बढ़ने लगेगा तो जान लीजिएगा कि अब आप प्राकृतिक खेती की दिशा में 2 कदम आगे बढ़े। आपकी फसलों को पानी लगाने की, अगर एक किसी भी फसल में 5 पानी की ज़रूरत पड़ती है और अब आप देख रहे हैं कि अब आपको 4 पानी की ज़रूरत पड़ने लगी है, मतलब 1 पानी कम हो गया, तो आप समझिए कि आपकी ज़मीन ठीक होने लगी है। जब जंगल लग जाएगा और इंसेक्ट कंट्रोल होने लगेंगे तब समझिए ठीक होने लगा। मुद्दा ये मित्र, जब तक बायोडाइवर्सिटी स्ट्रांग नहीं बनती है तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। तो मैं अपने किसान भाइयों से कहता हूँ कि एक विज्ञान, एक ज्ञान है, और मैं एक हकीकत बता दूं, ये चीज़ें समझने का नाम है ज्ञान। यहाँ पर विज्ञान कहीं नहीं है, ये विषय ज्ञान का है कि मनुष्य को प्रकृति की व्यवस्था क्या, इसको समझे, प्रकृति की व्यवस्था को कैसे अच्छा बनाया जाए, उसके निमित्त कुछ काम करे, प्रकृति की व्यवस्था को खराब करने का कोई काम ना करे। चूँकि मैं अक्सर बोलता हूँ कि मैं इस धरती का अंतिम प्राणी नहीं हूँ, मेरे मरने के बाद भी यहाँ अनेक पीढ़ियाँ आएंगी, जाएंगी, रहेंगी, खाएंगी, पिएंगी। आज की तारीख में तो लगता नहीं है कि अब जैसे मैंने सॉइल की फर्टिलिटी का दोहन कर रहा हूँ, पानी का दोहन कर रहा हूँ, जंगल को मैंने लूट लिया, थलचर, जलचर, नपचर सब खत्म हो गए। आगे चल कर के ये सिस्टम चलेगा, मानव सभ्यता धरती पर जिंदा रहेगी कि नहीं रहेगी, हमको डाउट है। किसान भाइयों से निवेदन है कि आप ही मानव सभ्यता को बचा सकते हैं। खेती में बिल्कुल, मैं फिर बता दूं, अगर मैं लालच के लिए प्राकृतिक खेती करता हूं, किसी ने कहा कि प्राकृतिक खेती करेंगे तो फिर इतना ज़्यादा फायदा होगा, ये सारा झूठ है। आमदनी, उत्पादन बढ़ेगा तो आमदनी बढ़ेगी, ये झूठ है। मैं कहता हूं कि जब मेरी बायोडाइवर्सिटी, जब मेरी प्रकृति की व्यवस्था समृद्ध होगी तो सारी चीज़ें ठीक होंगी और फिर से किसान खेती उत्तम व्यवसाय के दर्जे की ओर आगे बढ़ेगी और फिर से किसान को कहा जाएगा कि उत्तम खेती मध्यम बान, मतलब खेती इस संसार का सबसे अच्छा व्यवसाय है। अक्सर मित्र मैं कहता हूँ खेती एक्चुअली, कई बार मैं कुछ ऐसा बोल जाता हूँ कि लोग कहते हैं कि सचान साहब आप साइंटिस्ट हैं, आप एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और आप किसान को टेक्नोलॉजी की बात ही नहीं करते, ज्ञान की बात करते हैं कि धरती संभालो, जल संभालो, जंगल संभालो। जबकि आज का युग आ गया है कि मिट्टी की जांच कराइए, बैलेंस फर्टिलाइजर का प्रयोग करिए। आप एक चीज़ देखिएगा
कि पिछले 50 सालों से संतुलित उर्वरकों के नाम पर, संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन के नाम पर क्या हुआ, पिछले 50 सालों से पेस्ट मैनेजमेंट के नाम पर, फसल सुरक्षा के नाम पर क्या किया, पिछले 50 सालों से नकदी फसलों का लालच कहाँ हमको ले डूबा कि धरती का पानी साफ खत्म होने की कगार पर पहुंच गया। जमीन में जीवांश कार्बन खत्म हो गया, सरफेस वाटर खत्म हो गया, भूगर्भ जल का दोहन बहुत ज़्यादा हो गया, वाटर लेवल 200 फुट पहुंच गया, जंगल खत्म हो गए, जलचर नहीं है, थलचर नहीं है, नभचर नहीं है, मैं बचा हूं केवल। आप एक बार कल्पना करना कि ये प्रकृति रूपी जो व्यवस्था है, पंच महाभूत की व्यवस्था है, जो परमात्मा की, भगवान की व्यवस्था है, उसमें नाना प्रकार की इकाइयाँ आखिर थी क्यों? अगर इनकी ज़रूरत मानव के लिए नहीं थी तो परमात्मा ने या भगवान ने इनकी रचना क्यों की? तो मुझे समझना पड़ेगा इनकी कुछ ना कुछ ज़रूरत थी। तो मित्र, हमें ज़मीन में जीवांश कार्बन बढ़ाना है। हमें क्या करना है? ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाना है। और ऑर्गेनिक कार्बन को कैसे बढ़ाएंगे? विषय केवल इतना है, क्योंकि जब तक हम ऑर्गेनिक कार्बन को नहीं बढ़ाएंगे तब तक खेती की कोई मुश्किल का समाधान होने वाला नहीं है। ऑब्जेक्ट है कि कैसे हम अपनी ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा को रिच करें। दो चीज़ें, एक तो मुझे पता करना पड़ेगा कि कार्बन और जीवाणु दो चीज़ों का मैनेजमेंट करना है। कार्बन तो इसलिए लॉस हुआ कि मैं पिछले कई सालों से इसमें कार्बनिक पदार्थ नहीं डाला ज़मीन में, केवल यूरिया डीएपी, यूरिया डीएपी, यूरिया डीएपी। तो भी 1% जो कार्बन होना चाहिए था उससे घटते घटते आज 0.3% रह गया। जब जीवाणुओं की बात करेंगे तो हमने नाना प्रकार के ऐसे इंसेक्टिसाइड्स ज़मीन में डालते हैं, और ये डालते क्या, डलवाए जाते हैं कि साहब आपके खेत में निमेटोड्स है तो ये डाल दो, दीमक है तो ये डाल दो। मैं मार क्या रहा हूँ? तो जीवाणु, जब मैंने किसी खेत में कोई ऐसा खतरनाक इंसेक्टिसाइड डाला जो दीमक को मार सकता है, निमेटोड्स को मार सकता है, तो क्या जीवाणुओं को नहीं मारेगा? तो जीवाणु भी मर गए। तो जीवाणु भी नहीं है। कुछ लोग कह सकते हैं आप कैसे कहते हो जीवाणु नहीं है? तो मैं इसका वैज्ञानिक प्रमाण देता हूं कि ये बात तो सन 80 के आसपास ही पता चल गई थी कि मेरे ज़मीन में जीवाणुओं की कमी हो गई है जब से पेस्टिसाइड आया। क्योंकि राइजोबियम का प्रचार प्रसार 1980 के दशक से ही चल रहा है, और उसके बाद 1990 के दशक में ये कई प्रकार के बायो फर्टिलाइजर बाजार में आ गए। आज 20-25 प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाजार में उपलब्ध है। तो माइक्रो बायो फर्टिलाइजर का कारोबार ये बताता है कि सॉइल में बेनिफिशियल माइक्रोब्स नहीं है, तय हैं, अन्यथा ये बात ना होती। तो कार्बन नहीं है और जीवाणु नहीं है। अब जीवांश कार्बन बढ़ाना है तो मुझे दो काम करने हैं। इधर मेरा जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है बहुत हाई हो गया। आज मेरे पास खाद्यान्न की कमी नहीं है। 325 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन है, 260 मिलियन टन सब्जी का उत्पादन है, और बहुत सारा फल का भी उत्पादन है। यानी कि बायोमास बहुत है। इस बायोमास को फेंक देना, जला देना, नदी नालों में बहा देना, ये काम हो रहा है। अदरवाइज प्रोडक्शन बहुत है। अगर इस सारे का सारा का बायोमास मैं खेती में यूज कर लूँ तो कार्बन यहाँ से आ सकता है। दूसरा, अगर मैं ये सोचूं कि अब मुझे पेस्टिसाइड नहीं डालने हैं तो जीवाणु जिन कारणों से मरते हैं उनका मैं इंसेक्टिसाइड से बाहर आ जाऊं। दूसरा, जीवामृत। जीवामृत के बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं। कोई गाय के गोबर से, गौमूत्र से जीवामृत बनाने की बात करता है, और मैं एक ऐसा आदमी हूं जो कहता हूं जंगल की मिट्टी से जीवामृत बनता है। कहते हैं किसान जंगल कैसे जाएगा। है दो चार लोग जो हमारी इस बात की आलोचना करते हैं, अरे किसान जंगल कैसे जाएगा? अरे क्यों नहीं जाएगा, जाना पड़ेगा।
और अगर किसान जंगल जाएगा तो नहीं जा सकता, तो फिर किसान गाय के गोबर से, गौमूत्र से जीवामृत कैसे बना सकता? क्योंकि 80% किसानों ने तो गाय बेच दी, न गाय है न बैल है। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि 80% देश के 80% किसानों के लिए प्राकृतिक खेती संभव नहीं है। मैं कहता हूँ देश के हर किसान के लिए प्राकृतिक खेती संभव है, और खेती एक समझ का विषय है मित्र। प्राकृतिक खेती में हमको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है और अपने श्रम का इस्तेमाल करना। अपना श्रम अपना दिमाग। जब मैं अपना श्रम अपना दिमाग लगाऊंगा तो प्राकृतिक खेती आसानी से हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने मिट्टी में जितना अधिक से अधिक कार्बनिक पदार्थ डाल सकते थे डाला, उससे कार्बन बनेगा, और फिर उसमें मैंने जीवामृत, जंगल का जीवामृत डाल करके जीवाणुओं की इनॉकुलेट किया, तो प्रक्रिया फिर शुरू हो गई। धरती माता से ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री कोई है ही नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है धरती, जो दुनिया का पेट भरती है। पूरे विश्व में जो 8 अरब पॉपुलेशन है, कहाँ से खा रही है? धरती से खा रही है। बट मनुष्य की जो बेवकूफ़ी की सोच थी, जो बिजनेस मॉडल था, बिजनेस मॉडल ने क्या किया कि भोजन में जहर भर दिया। हर खाद्य पदार्थ में मिलावट है, इम्बैलेंस है। ना तो टेस्ट वैल्यू है, ना हेल्थ वैल्यू है। मतलब ना तो स्वाद की गारंटी, ना हेल्थ की गारंटी है। हाँ, मरने की गारंटी जरूर है। क्या हम लोगों ने कसम खाई है? जो एग्रीप्रेन्योर्स हैं वो भी सुन लें, या नीति निर्माता हैं वो भी समझ लें। क्या हम लोगों ने कसम खाई है कि आने वाली पॉपुलेशन को मौत के घाट उतार करके ही हम दम लेंगे? बनाने वाले सुन लें, बेचने वाले सुन लें, उपयोग करने वाले सुन लें। मित्रों, ढेर सारा फर्टिलाइज़र और ढेर सारा पेस्टिसाइड यूज करने का मतलब है कि मुझे पैसे से मोहब्बत है, मुझे ज़िंदगी से मोहब्बत नहीं है। प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग ज़िंदगी की, अपने जीवन के लिए है कि मैं जिंदा रहूं, मेरा शरीर बलवान रहे, मेरा मस्तिष्क ठीक रहे, और मैं एक इंसान की तरह से बिहेव करूं इस धरती पर। चूँकि मैं मनुष्य हूँ तो मनुष्य बन के जीवन जीऊँ। किसी को ऐसा फील ना हो कि मनुष्य के रूप में भेड़िया घूम रहा है। लेकिन आज तो हालात ऐसे ही है कि मनुष्य के रूप में ये भेड़िया हो गया है। इसको कागज का नोट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और रामायण में एक चौपाई है, जो इच्छा करियो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाहि। बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्राकृतिक खेती करेंगे तो पैदावार घटती है। मैं कहता हूँ प्राकृतिक खेती की सही समझ होती तो पैदावार बढ़ती है। करना सिर्फ इतना है कि अगर आपके इलाके में 180 फुट पर भूगर्भ जल चला गया है, तो नकदी फसलें या ऐसी फसलें जिनको सिंचाई के पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, उनका एरिया कम करना पड़े। ये भी प्राकृतिक खेती का हिस्सा है कि जब पानी मैं देख रहा हूँ बहुत नीचे चला गया है, तो हम ऐसी फसलों का एरिया कम कर दें जिनको पानी की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि देर सवेर हमारी जो लाइफ है, जो मानव सभ्यता को ख़त्म होने के चांस हैं, वो उसमें एक पानी भी है। पानी सबसे इम्पोर्टेंट है। रहीमन पानी राखी, बिन पानी सब सून, पानी मिले न उबरे मोती मानस चूर। मेड़ बना करके वर्षा का पानी, प्रकृति को देखेंगे ना तो प्रकृति कितना खूबसूरत व्यवस्था है। हर साल जुलाई के महीने से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर तक 3 महीने बारिश का होता है। कहीं 1000 मिलीमीटर पानी बरसता है, कहीं 800 मिलीमीटर, कहीं 600 मिलीमीटर। और हम सब लोग देखते रहते हैं कि पानी बह बह के फिर नदी नालों के माध्यम से फिर समुद्र में जा रहा है। वर्षा का पानी इतना खूबसूरत, अगर मैंने खेत की मेड़ बना करके रोक ली, गांव में जलाशय बना करके रोक लिया, खेत में जलाशय बना करके रोक लिया, वो पानी बेस्ट है, तो प्रकृति जिंदा रहेगी। क्योंकि मैंने बोला कि यहाँ पर हमको बायोडाइवर्सिटी को ठीक करना है, और जल के बिना तो जीवन है नहीं। तो जल नहीं है तो वनस्पतियाँ नहीं है, जंगल नहीं है, बायोडाइवर्सिटी कैसे ठीक रहेगी? मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात पसंद आई होगी। नमस्कार।